स्वस्थ राजनीति के लिए स्वस्थ विपक्ष, मजबूत विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हम पश्चिम विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ मोहम्मद रेहान जी मौजूद हैं जो यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं। रेहान जी, जनता फोरम में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। रेहान जी, एक इल्ज़ाम कह लीजिए या लोगों का कहना कह लीजिए कि लोगों का कहना है कि रेहान जी एक पक्ष के लिए, एक कम्युनिटी के लिए ज़्यादा काम करते हैं और बाकी के लिए उतना नहीं करते, क्या कहेंगे? अब इल्ज़ाम के तो कोई जवाब नहीं हो सकता है, लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जिस पक्ष की लोग बात करते हैं, जब मैं विधायक हुआ तो पुराना लखनऊ बड़ा नेगलेक्टेड था। पिछले करीब 50 साल से यहाँ पे कभी काम नहीं हुआ था, तो वो प्रायोरिटी तो थी हमारी, क्योंकि उस पर काम कराना ज़रूरी था, क्योंकि हम इलेक्ट होकर आए थे और जिम्मेदारी थी हमारी। लेकिन ये इल्ज़ाम लगा देना कि मैंने सिर्फ एक पक्ष का काम किया, ये गलत बात है। ये पूरी तरह से गलत इसलिए है कि मैंने दूसरा हिस्सा राजाजीपुरा में 2 जोन हमारी विधानसभा के अंदर लगते थे, एक जोन 6 और एक जोन 2। जोन 2 का एरिया था जो राजाजीपुरम को कवर करता था, जोन 6 का एरिया जो पुराना लखनऊ को कवर करता था। तकरीबन मैंने 1000 करोड़ से ज़्यादा का काम डेवलपमेंट का कराया सरकार में, और कोई एरिया ऐसा छूटा नहीं रह गया होगा जहाँ पे मैंने काम नहीं कराया, चाहे राजाजीपुरम हो, आलमनगर का फ्लाईओवर हो, अंडरपास हो राजाजीपुरम में, या जितनी कनेक्टिंग रोड राजाजीपुरम की थी सब में काम कराया। पुराना लखनऊ क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट था, कभी 50 साल में काम नहीं हुआ था, तो यहाँ पे बनाना मेरी जिम्मेदारी थी। उसको मैंने कोशिश करी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके वो मैंने कोशिश करे कराया। ये सरासर इल्ज़ाम है। जो लोग कुछ नहीं कह पाते, कोई और कुछ नहीं कह पाते, तो ये कह के बात को ख़त्म कर देते कि एक पक्ष के नेता हैं या एक पक्ष का काम किया। लेकिन मुझे, आप अगर क्षेत्र में जाएंगे और घूमेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई भी एरिया ऐसा नहीं जो कि अनटच रह गया हो, क्योंकि 50 साल का ना हुए काम में 5 साल में जितना किया जा सकता था वो भी बहुत कर दिया, क्योंकि ऐसे विजनरी नेता के साथ काम करने का मौका था। जो मुख्यमंत्री थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष तब मुख्यमंत्री थे, उनके साथ काम करने का एक अलग मज़ा था, क्योंकि उनको वो विजन था उनके पास, और उनको बताने पे वो चीज़ों को समझते थे, और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कभी नामुमकिन थी, इस सरकार में हमारे रहते हुई। रेहान जी, अगर क्षेत्रीय विकास की बात करें, आपने भी जिक्र किया आलमनगर फ्लाईओवर का। ये कहा जाता है कि आपके दौर में, जब आपकी विधानसभा क्षेत्र या आपका कार्यकाल चल रहा था, तो मात्र मुझे लगता है 8-9 महीने का कार्यकाल था जिसमें वो बन के तैयार हो गया था। और अभी जो 2 फ्लाईओवर जो मुख्य धारा के हैं, जो मुख्य रोड पे हैं, हैदरगंज वाली मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो चौक से हैदरगंज की तरफ बढ़े हुए, वो अभी लगभग 2.5 साल हो रहे हैं और अभी भी उसी विकास हो। तो इस विकास के परिदृश्य पे आपका क्या है? मैं एक बात ही कहना चाहूँगा कि इस सरकार से मैं जानना चाहूँगा कि विकास का इनका पैरामीटर क्या है, ये विकास किस चीज़ को कहते हैं। पिछले 2.5 साल से इन्होंने वहाँ की पूरी बिज़नेस चौपट कर दी। मेन नखास मार्केट पड़ती थी, चौक से लेके नखास मार्केट पुराना हैदरगंज तक, उस रोड पे सबसे ज़्यादा बिज़नेस था, सबसे ज़्यादा बड़ी मार्केट थी, पुरानी मार्केट थी। इस काम के चलते हुए वो मार्केट पूरी चौपट हो गई, व्यापारियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, और अभी भी ये 3.5 साल इस मौजूदा सरकार को हो चुके, 3.25 साल, अब तक ये नहीं बन के दिया, और मुझे उम्मीद भी नहीं कि इस सरकार में ये बना पाएंगे। आने वाले वक्त में जब हम लोग की सरकार बनेगी तो इसको पूरा करा के और जो सहूलियतें होंगी वो देखी जाएंगी। रेहान जी, घंटे 1.5 घंटे पहले की बात है, अगर हम बात कानून व्यवस्था का करें तो रोज़ एक ना एक मुद्दा मिल जाता है इस पर जिक्र करने के लिए। तो अभी जो किस्सा है कि राजभवन पे जो नीट की परीक्षा हो रही है, उसके विरुद्ध में एक आंदोलन चल रहा था समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो उनका युवा विंग है उसकी तरफ से, और अभी 1.5 घंटे पहले उन पर लाठीचार्ज किया गया। इस परिदृश्य को कैसे देखेंगे आप? ये सरकार का तरीक़ा रहा है कि हमेशा जब भी कोई आदमी आम लोगों की, आम जनता की या नौजवानों की आवाज़ उठाता है, छात्रों की आवाज़ उठाता है, उसको ये क्रश करना जानते हैं। ये उस पर लाठी चलाएंगे, उस पर फर्जी मुकदमे लिख देंगे। धमका कर राजनीति करने के जो तरीक़ा इस मौजूदा सरकार ने निकाला है वो बहुत नुकसानदेह। एक तो पहले से बीजेपी डिवाइसिव पॉलिटिक्स करती चली आई है कि लोगों में झगड़ा कराकर राज करने वाला, और जो बात उठाई जा रही है उसको एड्रेस करने की बजाय उस पर मारने का तो कोई हल ही नहीं निकलता। भाई, इस वक्त जो बात, कोरोना इस वक्त अपने पीक पर है, 30-35 लाख आदमी को ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव है, 70,000 का आंकड़ा आप पर डे में क्रॉस कर चुके हैं। इस दौर में आप बच्चों को इकट्ठा करेंगे, आप उन बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी आप हाई रिस्क जोन में डाले दे रहे हैं। अगर ये पोस्टपोन हो जाने से अगर कोई दिक्कत, ऐसी तो नहीं लगता मुझे कि किसी की जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है। और इसी की लड़ाई को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार ट्वीट किया और कई बार आज एक ओपन लेटर भी जारी किया। ये सरकार तो सुनना ही नहीं चाहती, कोई जो भले की चीज़ें हैं, जो लोगों के फ़ायदे की चीज़ें,
वो तो ना वो सुनना चाहती है, ना उसको एड्रेस करना चाहती है, ना ही वो चाहती है कि इस पे कोई बात करे, इस पे कोई चर्चा करे। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि हम समाजवादी लोग हैं, हम डरने और दबने वाले लोग नहीं हैं। हम आम आदमी की लड़ाई लड़ने में बहुत सक्षम हैं। हम कानून के दायरे में रहकर, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे ये सरकार कितनी भी हम अपनी दमनकारी नीतियां अपनाकर हम लोगों को क्रश करने की कोशिश करे। लेकिन आम जनता की आवाज़ जिस तरह से उठ रही है, इससे ज़्यादा ताकत से आगे उठेगी, और जितना ये हमको फर्जी मुकदमों में और लाठियों से मारने की कोशिश करेंगे, उससे दुगनी ताकत से हम बाउंस बैक करके वापस आएंगे। ये हमारा विश्वास भी है और हमारा पूरा भरोसा है कि आम लोगों की लड़ाई जिससे लड़ते लड़ते हम लोग हमेशा सरकार में आए हैं, इस बार भी हम लोग दुगनी ताकत से इनका विरोध करेंगे और आने वाले वक्त में बेहतर मुस्तकबिल को देखते हुए एक मजबूत सरकार बनाकर विकास का काम करेंगे। रेहान जी, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना मीटर एक बड़े एवरेज से बढ़ रहा है, हर दिन एक नया डाटा हमारे सामने आता है। अगर हम सर इस पश्चिम विधानसभा की जिक्र करें तो आप क्या लगता है कि ये पश्चिम विधानसभा की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं इस स्तर पर, क्या वो ज़रूरत के हिसाब से उतनी हैं? यहाँ पे लगता है कि कोरोना को कंट्रोल करने में ये लोग सक्षम हैं? हेल्थ फैसिलिटीज़ हम और आप कह दे रहे हैं, लेकिन हेल्थ फैसिलिटी मुझे तो नहीं लगता कहीं है। मेरी विधानसभा में तो मुझे नज़र नहीं आती, और मुझे तो इस वक्त लखनऊ शहर में नज़र नहीं आती, प्रदेश में नज़र नहीं आती। बेसिक नीड है कि इस वक्त टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग हो, और जो लोग कोरोना पॉजिटिव निकल आ रहे हैं उनको बेहतर इलाज दिया जा सके। चाहे उनको आप होम क्वारंटाइन करके दें, चाहे आप उनको हॉस्पिटल में एडमिट करके दें। कोई हॉस्पिटल में जगह नहीं है, जहाँ जो एडमिट हो जा रहा है वो उससे ज़्यादा बदतर हाल में होता जा रहा है। अभी जीता जागता एग्जाम्पल आपको भी आपने सुना ही होगा कि हमारे एक एमएलसी ने उठाया था कि जो कैबिनेट मंत्री थे उनके साथ क्या बर्ताव रहा, और मुझे तो लगता है कि उनकी जो डेथ हुई है उसमें कहीं ना कहीं वो एक शॉक भी रीज़न होगा कि जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया वहाँ पे लोगों ने, वो भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि जब पहला मुल्क था जब यहाँ पर लॉकडाउन हुआ और कंप्लीट लॉकडाउन हुआ, जब मुल्क में मेरे ख्याल में 50 या 100 पेशेंट होंगे, और जब से लॉकडाउन खुला है अब हम 35 लाख के करीब हिंदुस्तान में कोरोना पॉजिटिव हैं, और किस हम तरफ जा रहे हैं ये वाकई चिंता का विषय है, और आगे आने वाले समय में बहुत ख़तरनाक और बहुत भयानक रूप ले लेगा। रेहान जी, अगर हम बात अब क्षेत्र के मुद्दों पे करें तो क्या लगता है कि पिछली बार किन मुद्दों पे रह गए, आपने मुद्दों पे काम किया होगा, क्या लगता है क्या चूक रह गई कि उतना बहुमत नहीं मिल पाया कि हम सरकार अपने क्षेत्र की बना सके? देखिए, भाजपा की पास एक सबसे अच्छी चीज़ है कि वो गुमराह करना जानते हैं, झूठ बहुत अच्छा से और बहुत साफ तरीके से और बहुत ज़ोर से बोलना जानते हैं। हम लोग काम करना जानते हैं, हम काम करके काम के बेस पे, विकास के बेस पर, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे थे, और वो शमशान कर रहे थे, कहीं रमज़ान कर रहे थे, कहीं दिवाली कर रहे थे। उन्होंने चीज़ों को गुमराह कर दिया, लोगों को गुमराह करके वर्टिकल डिवाइड कर दिया हिंदू मुसलमान का। लेकिन कुछ गलतियां हो गई लोगों से, कुछ लोग गुमराह हो गए, लेकिन आज 3.5 साल, पौने 4 साल हुए हैं, आम आदमी याद कर रहा है और इनकी मौजूदा सरकार से परेशान है। परेशान हर चीज़ से है। लॉ एंड ऑर्डर, मुझे लगता नहीं कि ना लॉ बचा है ना ऑर्डर बचा है। लॉ इसलिए नहीं कहूँगा मैं कि जेलों में हत्याएं हो रही हैं, रोज़ मर्डर हो रहे हैं, रोज़ किडनैपिंग हो रही है, रोज़ बलात्कार हो रहे हैं। पहले बलात्कार कभी कभी सुनने में आते थे, अब गैंगरेप्स हो रहे हैं। गैंगरेप के साथ उसके साथ बेहूदियाँ हो रही हैं, और ये बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे रीज़न है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। आप देखिए ना कि किस तेज़ी से लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, कोई व्यापार चल नहीं पा रहा है। ये सारे रीज़न्स हैं। और आप देखिए, मौजूदा सरकार ने, हमारी सरकार में मुख्यमंत्री जी उस वक़्त 55 लाख महिलाओं को पेंशन दिया करते थे। पौने 4 साल हो गए, पेंशन बंद कर दी। मैं कहता हूँ, आपको हमारे समाजवादी पेंशन के नाम से अगर दिक्कत थी, आप समाजवादी शब्द हटा देते। आप तो नाम बदलने में मास्टर हैं। आप तो नाम बदल के जितने पुराने काम हुए हैं उनको सब नाम बदल के आप फीते काट रहे हैं। अरे आप समाजवादी पेंशन की जगह हटा के भाजपा पेंशन कर देते, कम से कम उनको सहूलियत तो देते। क्योंकि इनकी सोच में किसी का भला करना, किसी के सुख दुख में शरीक होना, ये इनकी सोच में नहीं है। तो ये हमेशा डिवाइसिव, नेगेटिव पॉलिटिक्स करते आए हैं, और उससे इनको, क्योंकि कहीं गलती से या कभी किसी चीज़ से इनको फ़ायदा मिल गया, तो इन्होंने उसको अब अपना सिद्धांत बना लिया कि हम निगेटिव ही रहेंगे, क्योंकि हमें निगेटिव होने से फ़ायदा मिल रहा है।
लेकिन लोग हैं, अगर लोग, जनता तय करती है, जनता ने अगर हमको सर पे बैठाला है तो जनता हमको उतारना भी जानती है। ये भूल गए हैं, अब ये समझते हैं कि ताज़ ज़िंदगी जब तक ये लोग रहेंगे, ये सरकार में रहेंगे, ये इनका जो गलतफहमी है वो आने वाले 2022 में इनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। रेहान जी, एक आखिरी सवाल कि जो 22 की तैयारियां जो चल रही हैं, तो पश्चिम विधानसभा की जनता के लिए क्या संदेश है मोहम्मद रेहान की ओर से? हम लोग हमेशा से विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, ये हमारा एजेंडा है, इस पर हम काम करेंगे और ये बहुत बड़ा चीज़ें हैं जिनकी जिक्र मैं आपसे कर रहा हूँ और बुनियादी ज़रूरत है। देखिए, जब तक कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री डेवलप तब हो सकता है जब हम किसी भी चीज़ को, एक कहावत है अंग्रेज़ी में कि डबल अप द स्पीड ट्रिपल अप द इकनॉमी, अगर आप अपनी रफ्तार को 2 गुना कर देंगे तो आप अपनी इकनॉमी, आमदनी को 3 गुना कर सकते हैं। उसके लिए देखिए, आप एक्सप्रेसवे बना, उससे कितनी सहूलियत हुई। जो लोग 7 घंटे 8 घंटे में आगरा पहुंचा करते थे, 2.5 घंटे में आगरा पहुंच जाते हैं। दिल्ली कनेक्ट हो गया। इस तरह के कई प्रपोजल थे। आप देखिए ना, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, टोटल ज़मीन हमारी सरकार में ली गई, टोटल उसका अलाइनमेंट, सारी चीज़ें हमारी सरकार में काम हुए। स्वास्थ्य के लिए जितने मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हैं जिसमें आज सहूलियतें हैं, वो सब हमारी सरकार की देन है। डायल 100 हो, 108 हो, ये सारी वो चीज़ें थी जिनसे लोगों को फ़ायदा मिल रहा था। शिक्षा को लेके आप देखिए ना, बच्चों को स्कॉलरशिप्स ख़त्म, तकरीबन ना के बराबर हो गई हैं। स्कूल जाने का माहौल नहीं रह गया। अब जो एक नई एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आई है, उससे तो मुझे लगता नहीं कि आने वाले वक्त में ये तो चाहते हैं कि बच्चा पढ़े नहीं, और जब वो बिल्कुल बेरोज़गार बेकार रहेगा तो उनसे सवाल नहीं करेगा। मुझे तो लगता है कि ये सारी चीज़ें जिनको हम लेके आगे आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है, किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो आदमी वहाँ लीड करे उसका विज़न कैसा है। सबसे बड़ी बात यह कि हमारी पार्टी के पास एक ऐसे विजनरी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मौजूद हैं जिनके पास विज़न है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, और वो जानते हैं, उनका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि वो चाहते हैं कि चीज़ों को कैसे बेहतर से बेहतर किया जाए और कैसे नौजवानों को और गरीबों को और हर तबके को कैसे एड्रेस किया जाए जिससे उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। जो आज की डेट में हालात हैं कि बिज़नेस क्लोज़ होते जा रहे हैं, बेरोज़गार होता जा रहा है, उन सबको एड्रेस करके कुछ बेहतर चीज़ें लेके आएंगे। क्योंकि देखिए, आप जितनी चीज़ें लखनऊ के अंदर आप देखेंगे, चाहे वेदांता हो, कैंसर हॉस्पिटल हो, या HCL की खुले हों, ये सब आप देखिए ना कि इंस्टीट्यूट का ये हब बने, ये इससे रोज़गार डेवलप हुआ। जो लोग पहले यहाँ से कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज करके, इंजीनियरिंग करके बेंगलोर और दूर जाकर नौकरी किया करते थे, फैमिली से दूर होते थे, उनको वो सहूलियत यहाँ लखनऊ में मिलने लगी। मेट्रो, चीज़ों को आसानी की तरह पैदा किया गया। इस तरह की हर चीज़ को नज़र में रखकर हम लोगों का एजेंडा डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब को लेकर हम मुद्दे को चुनाव लड़ेंगे। महिलाओं को सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट अगर कोई कर रहा है तो ये मौजूदा सरकार कर रही है, और महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा उत्पीड़न बढ़ा है इस सरकार में। जो जिस नारे पे आए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अब नारा बदल गया कि बेटी बचाओ भाजपा से तब पढ़ाओ। तो ये सारी चीज़ें क्लब कर और ये महिलाओं का ना सम्मान करना जानते हैं, ना उनका इज्जत करना जानते हैं, ना उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना जानते हैं, और ये भूल गए हैं कि महिला इस प्रदेश में, इस देश में आधी आबादी है, और महिला की ताकत को, महिला की उसको ये समझ नहीं पा रहे हैं। शायद ये भूल गए कि इनको भी जन्म देने वाली एक औरत ही है। ये उन सब चीज़ों को नेगलेक्ट कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और हम उन सारी चीज़ों को लेकर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछले 5 साल में काम किया, तो आगे आने वाले वक्त में जो एक तरीके से विकास ख़त्म हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर चरम पर है, इन सब चीज़ों को इशू बनाकर हम चुनाव लड़ेंगे। और हमको पूरा भरोसा है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विज़न पर, और लोगों की तकलीफ़ों को और लोगों की परेशानियों को देखते हुए कि 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और सारी जो अब दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं जाकर एड्रेस होकर बेहतर होंगी। शुक्रिया रेहान जी। ये हमारे साथ मोहम्मद रेहान थे, लखनऊ पश्चिम सीट से पूर्व विधायक रहे हैं, और जिन्होंने अपनी बात खुलकर आपके सामने रखी। जो भी सवाल हैं आपके, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके सवालों को लेके हम फिर से रेहान जी से मिलेंगे और हर सवाल का जवाब आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया।